हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट 2। इस यूनिट 2 को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसमें हम सबसे पहले वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेक्टर से स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को और इसी तरह से सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्केलर और वेक्टर कहते किसको हैं। ये सिंपल डेफिनेशन सभी विद्यार्थी को याद रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्केलर, इसको हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। स्केलर को हिंदी में अदिश राशि, और देखिए वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि। तो ध्यान दीजिएगा, स्केलर किसको कहते हैं? Those physical quantities which possess the magnitude only but have no direction are called a scalar quantity। कहता अदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें केवल परिणाम हो, है ना, और दिशा नहीं हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड केवल हो, उसमें कोई किस तरह का डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, परिमाण की जिसमें सिर्फ हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अगर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं स्केलर का, तो वी हैव दैट मास ऑफ ए स्फीयर इज 4 kg, देन दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, है ना। मतलब कि सिर्फ इसमें मास है। अगर हम कोई बोले मास, है ना, टाइम, तो इसमें क्या है कि एक परिमाण है, इसमें किस तरह का दिशा होता है, किधर मास है भाई, किस डायरेक्शन में मास है, तो ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अदर एग्जांपल देखते हैं। लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल, स्पेसिफिक। देखिए बुक है, यानी बुक का ये पार्ट्स लेकर के हमने आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो आप इसे छाट सकते हैं, है ना। इसको इतना एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हमारा क्या है, बच्चे को हर तरह से कन्विंस कर दें ताकि किस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए जितना एग्जाम्पल आप लिखिएगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो छांट लीजिए इसे, आप 2-4 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर आल्सो, ये सभी देखिए स्केलर हैं, ये सभी स्केलर हैं। कहाँ गया? लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करेंट। इसके बाद आ जाता है चार्ज, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट, है ना, are scalar quantities। Scalar quantities are also called scalars, है ना, इसको scalars भी कहते हैं। Scalar quantities obey all the law of addition, यानी कि स्केलर जो होते हैं सभी एडिशन के नियमों को फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन, घटाव के नियमों को पालन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणा के नियमों को पालन करते हैं। डिवीजन, भाग के नियमों को पालन करते हैं, followed by real numbers, है ना। Therefore, scalars can be added, subtracted, divided or multiplied by simple algebraic law। और यही कारण है कि स्केलर को हम सिंपल अलजेब्रिक नियमों के अनुसार जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाइए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। क्या है वेक्टर? यानी वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो चलिए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। Those physical quantities which possesses both the magnitude and direction are called vector quantities। वैसे राशि जिसमें दोनों हो, यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, है ना, परिमाण और दिशा दोनों हो जिसमें, है ना, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे एग्जांपल इसका वेक्टर का। परिमाण, हिंदी में याद रखिएगा परिमाण, है ना, परिमाण। और एक होता है परिणाम, परिणाम, परिमाण, सॉरी, परिणाम, परिमाण और परिणाम। तो दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर है। परिणाम कहते हैं कोई काम करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आता है उसको परिणाम कहते हैं। और परिमाण होता है यानी जो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल मास होता है, उसको परिमाण कहते हैं।
तो ये हिंदी के वर्ड हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से दैट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। कहता है कि अगर कोई बोलता है कि 5 न्यूटन का बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो कह रहा कि ये इनकम्प्लीट है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है किसी बॉडी पे। टू डिस्क्राइब द फोर्स कंप्लीटली डायरेक्शन इज इसेंशियल। कहता है कि फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसके दिशा को बताना बहुत जरूरी है। लेफ्ट टू राइट लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है, अप टू डाउन लग रहा है या डाउन टू अप लग रहा है, इसका डायरेक्शन बताना बहुत ही इसेंशियल है। दिस इज बिकॉज द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। यही वजह है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से लगने वाले बलों का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। द फोर्स हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसीलिए कहते हैं बल जो है यानी फोर्स जो है इसके पास दोनों है, दिशा और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। देयरफॉर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो बल क्या हो गया, बल क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, वेट, स्ट्रेस, पोटेंशियल, ग्रेडियंट, करंट डेंसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि को सदिश के नाम से भी जानते हैं। एज द वेक्टर पोसेसेस डायरेक्शंस, वेक्टर पोसेसेस डायरेक्शंस आल्सो they cannot be added, subtracted, multiplied or divided by simple law of algebraic algebra। मतलब कि सिंपल अलजेब्रा से हम इसको ना तो जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं और ना ही भाग दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि अदिश और सदिश में क्या अंतर है। ये एसबीटी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, तो अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कहता है, पहला पॉइंट, स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द लॉ ऑफ अलजेब्रा। अदिश को हम लोग अलजेब्रा के नियम के तहत जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर में, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, यानी सदिश को हम नहीं जोड़ सकते हैं सिंपल अलजेब्रिक लॉ से। एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द लॉ ऑफ अलजेब्रा, दे फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यह तभी ऐड होगा जब वेक्टर अलजेब्रा हम पे लगाएंगे तभी। सिंपल अलजेब्रिक लॉ से वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्केलर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्केलर्स कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स, है ना। स्केलर को हम रिजोल्व नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट के थ्रू, लेकिन वेक्टर्स कैन बी रिजोल्व इनटू 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर्स को हम कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि व्हाट इज वेक्टर रेजोल्यूशन। तो वेक्टर रेजोल्यूशन देखिए, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जैसे मान लिया कि ये मेरा एक वेक्टर है, वेक्टर एफ है ना, और इसका 2 कंपोनेंट, एक ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाया हो, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, है ना। तो इस वेक्टर एफ का जो रिजोल्यूशन होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब रिजोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे तो थीटा हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बचा बताइए, 90 माइनस थीटा बचा, है ना, 90 माइनस थीटा। तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो इसमें भी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये सिंपल तरीका है वेक्टर को रिजोल्व करने का, यानी वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। तो इस तरह से हम वेक्टर का रेजोल्यूशन करते हैं और इसको हम लोग वेक्टर रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, स्केलर्स कैन नॉट बी रिजल्व इनटू कंपोनेंट। चलिए एक टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी दो अदिशों को जब हम गुना करते हैं तो हमें अदिश राशि प्राप्त मिलता होता है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब दो वेक्टर को हम गुणा करते हैं तो मे बी स्केलर भी मिल सकता है या वेक्टर भी मिल सकता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी सदिशों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सदिश को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ए वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चूँकि वेक्टर के पास दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है ना। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विथ एन एरो। वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया एक लाइन सेगमेंट और उसके एक सिरे पे एरो का निशान होता है विथ एन एरो। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसका क्या देता है, परिमाण देता है ना, यानी मैग्नीट्यूड देता है। ये जो लेंथ होता है वो परिमाण देता है। यूड ऑफ द वेक्टर ऑन ए प्रॉपर स्केल एंड द एरो हेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और एरो हेड जो होता है, ये एरो हेड वो वेक्टर के दिशा में पॉइंटेड होता है ना। द स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड ऑरिजिन और टेल ऑफ द वेक्टर। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऑरिजिन या वेक्टर के टेल के नाम से हम इसको जानते हैं। द हेड ऑफ द एरो इज कॉल्ड हेड और द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। और इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट या हेड के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट या हेड ऑफ द वेक्टर के नाम से जानते हैं। इन फिगर पॉइंट ओ इज द टेल एंड पी इज द हेड ऑफ वेक्टर। जो सारा चीज़ देखिए इसमें फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ये आपका देखिए टेल हो गया वो, और पी जो हो गया इसका हेड यहाँ लिखा भी है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, नोटेट किस तरह से करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेक्टर नोटेशन को किस तरह से हम नोटेट करते हैं। यूजुअली द नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर आर बोल्ड फेस और डार्क लेटर और अल्फाबेट। या तो बोल्ड फेस या डार्क लेटर से हम वेक्टर को नोटेट करते हैं। या अल्फा लेटर है ना, ए बी सी कैपिटल, स्मॉल ए बी सी से भी डिनोट करते हैं। बट दीज नोटेशंस आर नॉट कन्वीनियंट। ये पूर्ण तरह से उसको नहीं शो करता ये नोटेशन है ना फॉर राइटिंग। इन राइटिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट विथ एरो साइन ओवर देम। तो मतलब कि जब तक इस पे हम एरो नहीं डालेंगे तब तक वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब में एरो डाला हुआ उसके हेड के ऊपर है ना, हर एक लेटर के हेड के ऊपर। यानी किसी वेक्टर को हम इस लिखते हैं वेक्टर है तो ये नहीं होगा वेक्टर ऐसे लिखे दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो इस तरह से लिखना होगा। ऐसे एरो हेड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर कैन बी आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड हेड सच एज ओपी है ना। वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं ओपी, जिसमें ये टेल है, ये हेड को डिनोट करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और कितने तरह का वेक्टर है इसके हम लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में है ना। तो सबसे पहला आता है इक्वल वेक्टर। क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में है सबसे पहले इक्वल वेक्टर है ना। किसको कहते हैं इक्वल वेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम डायरेक्शन भी है ना, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर के नाम से जानते हैं। For two vectors A and B be two equal the essential condition। अब दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या आवश्यक कंडीशन क्या है, क्या नेसेसरी कंडीशन है
चलिए इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स सभी इक्वल होंगे जब, देखिए लिखा हुआ पहला कंडीशन है देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मॉड लग गया तो मॉड डिनोट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है दे मस्ट बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, उस एक ही दिशा में होना चाहिए दोनों वेक्टर, अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो नहीं कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। दे मस्ट बी पैरेलल, और दोनों वेक्टर आपस में समानांतर होना चाहिए। जैसे अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें, पी क्यू और आर एस, तो दोनों का देखिए डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है, और साइज भी लगभग सेम है, दोनों का इक्वल है। और एक देखिए यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, दोनों पैरेलल नहीं है, साइज लगभग सेम जैसा दिख रहा है, डायरेक्शन भी थोड़ा सा डाइवर्ट है बी का, वेक्टर बी का। तो चलिए देखते हैं क्या इन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू इसके बारे में कहा पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू इक्वल टू आर एस, हाँ सही बात है। तो वेक्टर पी क्यू वेक्टर आर एस के बराबर होगा, यानी इस फिगर के बारे में बताया यहाँ पे, है ना। अब आइए देखिए पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर डैश एस डैश इक्वल टू है, देखिए लेंथ से इक्वल दिख रहा, अभी बताया आपको लेंथ से इक्वल दिख रहा, बट दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है ही नहीं, तो पैरेलल है नहीं तो क्या इक्वल वेक्टर कहलाएगा, कभी नहीं कहलाएगा, ये जो है इक्वल वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखिए सच वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर, वैसे वेक्टर को हम लोग असमान वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड एज डिजायर्ड प्रोवाइडेड इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स, गिवन वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एज डिजायर्ड प्रोवाइडेड इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनअल्टर्ड। निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या है, जो देखिए टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं, टू वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा फिर से हम पढ़ रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, परिमाण जो है बराबर है, बट दे एक्ट इन अपोजिट इन द नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एगो एन्ने है बेचारा तो एगो एन्ने है, समझ में आया। ये दोनों है इक्वल, मैग्नीट्यूड में लेंथ में इक्वल है, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर है तो बेचारा दूसरे का डायरेक्शन इधर है, इसका नेगेटिव वेक्टर नाम देंगे। द नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो हम ए कोई वेक्टर है, यहाँ देखिए ए कोई वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और पी क्यू पैरेलल आर एस का, पी क्यू इक्वल टू आर एस का, और पी क्यू इक्वल टू माइनस आर एस हो जाएगा, है ना। क्योंकि नेगेटिव वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि पी क्यू पैरेलल आर एस का है लेकिन मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, तो मैं डायरेक्शन में उल्टा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू अब दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस से लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम नेगेटिव वेक्टर को दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में नेगेटिव वेक्टर को दिखाया गया है यहाँ पे आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है देखिए वेक्टर ए, इसका एरो हेड अपवर्ड है, और ये है वेक्टर नेगेटिव वेक्टर माइनस से डिनोट किया, इसका एरो हेड डाउनवर्ड है। ये क्यू है, ये पी है, पी क्यू हो गया, ये आर है, ये एस है, आर एस हो गया। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव वेक्टर को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। It is convenient to locate the position of a particle in a space, है ना। किसी स्पेस कहते हैं किसको हम, स्पेस क्या, ये मेरा स्पेस है इसका स्पेस क्या नहीं, कॉपी पे स्पेस जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग डिनोट करते हैं,
किसी पार्टिकल को डिनोट करते हैं, किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं कोऑर्डिनेट में, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ ये पॉइंट P है ना, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। अगर इधर भी ले लिए तो ये मेरा जेड प्लेन हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाई जेड प्लेन में किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो उसको भी हम लोग स्पेस के नाम से ही बोलते हैं। रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम स्पेस में कोई पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं तो लेट O be the origin and P be the position of the particle at a given instant of time if we join OP and put arrow at P। अगर OP को ज्वाइन कर दे और एरो को यहाँ P के पास पुट कर दे, है ना, देन OP इज कॉल्ड द पोजिशन वेक्टर। तो ये पोजिशन वेक्टर OP क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर किसका, इस पार्टिकल P का। दस then vector is called the position vector which gives the position of particle with respect to origin given instant of time, it is generally denoted by R। ध्यान रखिएगा पोजिशन वेक्टर को हम लोग जनरली R से डिनोट करते हैं, पोजिशन वेक्टर को R से। देखिए ये OP जो मेरा वेक्टर था, यहाँ O और ये P, इसको कैसे डिनोट किया, तो OP पोजिशन वेक्टर है इसलिए वेक्टर R से डिनोट किया। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या है पढ़ना। पोजीशन वेक्टर के बाद अब हम लोग को पोजीशन वेक्टर से संबंधित कुछ और भी जानकारी लेना है। 2 पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। द पोजीशन वेक्टर गिव 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर 2 महत्वपूर्ण बातों को देता है। क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन। ये कहता है कि एक सीधी रेखा है, कहाँ से, तो ऑरिजिन से, है ना। टेल द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द, किसी पार्टिकल जो स्पेस में पार्टिकल है उसका एक सीधा रेखा उस कहाँ से, तो ऑरिजिन से उस पार्टिकल तक के पॉइंट को, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड पॉइंट, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यानी क्या कहता है पोजीशन वेक्टर कि पार्टिकल का दिशा किधर है ऑरिजिन से, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। यानी ये 2 बातें हमें पोजीशन वेक्टर के सहायता से हमें जानकारी मिल जाता है कि पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का पोजीशन के बारे में कंप्लीट रूप से इंफॉर्मेशन देता है कि उसका पोजीशन क्या है स्पेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेट P and P dash be the position of the particle, P and P dash be the position of a particle at time T and T dash। मान लेते हैं कि P और P dash किसी पार्टिकल का पोजीशन है टाइम T और T dash में, ठीक है। देन P dash P इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। निश्चित है, देखिए आगे फिगर की सहायता से देखेंगे, ये हमें इसको एक्सप्लेन करना है ना फिगर की सहायता से, तो किस तरह से हम लोग आगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन यानी कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। That P and P dash with the position of a particle at time T and T dash respectively, then P dash is called its displacement vector. Therefore, the vector which gives the displacement of moving particle in given interval of time is known as displacement vector. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसको फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये मेरा 2 पॉइंट दिया हुआ ऑरिजिन में, यानी ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है P डैश है इस पार्टिकल का, इसका P है, तो यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P डैश। और ये देखिए यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, कोई पॉइंट ले दिया, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। एक इधर भी पॉइंट ले लिया पोजीशन वेक्टर को ढंग से निकालने के लिए, इस पॉइंट को R बोल दिया, यहाँ से मिला दिया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, अब देखिए पोजीशन फैक्टर के बारे में क्या सावधानी या क्या पॉइंट है, क्या नोट करना हम लोग को समझना। देखिए क्या समझिएगा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ज्वाइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो लेकिन ज्वाइन करता है, लाइन को ज्वाइन करता है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को। Displacement vector does not depend upon the length of the path followed in moving from initial position to the final position.
है ना। लेंथ पे, पाथ के लेंथ पे नहीं निर्भर करता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओनली अपॉन द डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। केवल निर्भर किससे करता है, शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निर्भर करता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इन फिगर p and p dash respectively at initial and final position of the particle. Therefore path are shown to move from p to p dash, है ना। इसको डिलीट कर दीजिए। p to p dash r कैसे होगा, p q p dash, देखिए ध्यान दीजिएगा, p q p dash, है ना, p r p dash, p r p dash, p p dash। इन ऑल द थ्री केसेस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पीपी डैश। तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हर हाल में पीपी डैश ही आएगा। कैसे, तो देखिए अगर हम इस पाथ से भी जाते हैं पी क्यू पी डैश, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पीपी डैश। पी आर पी डैश में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या देगा, पीपी डैश, हर हाल में पीपी डैश देगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो, है ना। जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का या तो बराबर होगा या छोटा होगा, किससे, तो लेंथ पाथ फॉलो, जो पाथ इसको, जैसे ये पाथ फॉलो हो रहा था पी क्यू पी, तो इससे या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये है हमारा ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी नेक्स्ट है वेक्टर के टाइप्स, जिसमें पोलर वेक्टर हैं। देखिए पोलर वेक्टर किसको कहते हैं, तो पोलर वेक्टर हैं these are the vectors which have a starting point or a point of application, for example fixed for force displacement, है ना, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। एक्सियल वेक्टर देखते हैं, एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं, दीज आर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड ऑल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी एक्सियल वेक्टर, मतलब कि वैसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एक्सियल वेक्टर है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो ये सभी एक्सियल वेक्टर में आते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर पूरा कॉपी में नोट कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे सिलेबस बढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे, और चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिए थे, पोलर वेक्टर देख लिए थे और एक्सियल वेक्टर देख लिए थे। नेक्स्ट है कॉप्लेनर वेक्टर। कॉप्लेनर जैसा कि नाम से पता है, ध्यान दीजिएगा, कॉप्लेनर वेक्टर वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, है ना, तो कॉप्लेनर वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कॉप्लेनर वेक्टर, यानी कि जो एक ही प्लेन में हो, है ना। एक मिनट, चलिए, वेक्टर्स विच एक्ट एट द सेम प्लेन आर कॉल्ड कॉप्लेनर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर देखिए, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और along parallel lines are called collinear vectors। जो स्ट्रेट लाइन में हो, कॉलिनियर हो, उसको हम लोग कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो कॉलिनियर या सेम लाइन में कैसे होगा, जब देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी है, इस तरह से कॉप्लेनर होगा, कॉलिनियर होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एक ही लाइन में है, सेम प्लेन में है ना, इसको हम लोग कॉलिनियर वेक्टर, या तो इस साइड में हो या इस साइड में हो, तो इसको हम लोग कॉलिनियर वेक्टर नाम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, को इनिशियल, इनिशियल का मतलब है शुरुआत और को का मतलब एक जगह, जिसका शुरुआत बिंदु एक जगह हो, है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह हो, उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर नाम देते हैं।
तो ये है मेरा द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका को इनिशियल पॉइंट ये पॉइंट है ना। इसका हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, वेक्टर डी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, है ना, और वेक्टर ए कोप्लेनर वेक्टर हो गया। ये कोप्लेनर वेक्टर है ना, ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। चलिए अब देखते हैं फ्री वेक्टर किसको कहते हैं। फ्री वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। यह वह वेक्टर है जिसका कोई इनिशियल पॉइंट पते नहीं है, इनिशियल पॉइंट का कोई अता पता नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको हम लोग नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्री वेक्टर को नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अब लोकलाइज्ड किसको कहते हैं। जब नॉन लोकलाइज्ड पढ़ लिए तो लोकलाइज्ड किसको कहते हैं, जो देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ध्यान दीजिएगा, यानी इनिशियल पॉइंट इसमें फिक्स है, इसमें नॉट फिक्स बोला, जिसका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। इसको फिक्स्ड वेक्टर के नाम से भी जानते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर को। यूनिट वेक्टर, a vector having unit magnitude is called unit vector। a vector having unit magnitude यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए इज, यूनिट वेक्टर को हम लोग इस डायरेक्शन से इस तरह से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यूनिट वेक्टर के लिए। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जनरल कंपटीशन हो, IITI हो, रेलवे हो, बैंक हो, SCC हो, JEE हो, SC हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, 11th हो, है ना, जहाँ जहाँ वेक्टर पढ़ना है तो ये हमेशा पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। मॉड ए क्या डिनोट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। मॉड ए क्या डिनोट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है हमारा, देखिए अभी हमने दिखाया आपको, इस तरह से लिख रहे थे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड मॉड ए, है ना। तो इस तरह से वेक्टर ए इज रीड एज कैप ए और ए कैरेट, ए कैरेट भी कहते हैं इसको, या कैप ए कहते हैं, या यूनिट वेक्टर के नाम से हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं। सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी इज, है ना। उसी तरह से अगर हम कहें कि बी के अलोंग, सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन बी इज, बी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, आई तो ए डायरेक्शन के अलोंग में था, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन बी है तो बी डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। सॉरी, ये मैग्नीट्यूड है, इसको फिर से देखिए, वेक्टर बी डिवाइडेड इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसी तरह से अगर हम ए की बात करें तो वेक्टर ए डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसी तरह से हम इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये दिखाया गया है, आई डायरेक्शन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को जे डायरेक्शन दिखाया गया और जेड एक्सिस को के डायरेक्शन से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग किस तरह से यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, तो आई जे और के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग यूनिट वेक्टर से संबंधित और भी जानकारी लेते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाई आई जे के। अभी हमने बताया है ना, आई जे के से हम यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिनोट करते हैं। तो अगर हम आई मॉड आई ले, मॉड जे ले और के ले, तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना देगा, एक इकाई 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू मॉड आई इक्वल टू 1,
मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू मॉड जे इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्वल टू मॉड के इक्वल टू 1, है ना। तो ये इस तरह से चलते रहता है, आई जे और के, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दस इफ एक्स वाई एंड जेड विद द वेक्टर along x, y and z axis, then x equal to xi, I equal to वेक्टर x y x, इस तरह से y इक्वल टू बाई जे और वेक्टर j इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटे y, वेक्टर z इक्वल टू z इंटू वेक्टर k, इसलिए वेक्टर k इक्वल टू वेक्टर z y z, वेर x y एंड z आर द मॉड्यूली ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या है मॉड्यूली ऑफ दिस वेक्टर, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और यूनिट 2 अप्लाइड फिजिक्स 1 यूनिट 2 के सिलेबस को इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे। आप लोग कॉपी में अपना नोट्स जरूर बनाइएगा और मन से पढ़िएगा, आपका जरूर सिलेबस क्लियर होगा और परफेक्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।